इनसे कंक्लूड हो जाएगा ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझे चेक करना है, इसीलिए मैंने बाकी लैब फाइंडिंग्स के साथ बेटा विटामिन सी स्पेशली लगवाया। जैसे पेलेग्रा का बेटा क्या क्या सिम्टम्स होता है, याद है किसी को? डेमेंशिया, डेमेंशिया बेटा, डेमेंशिया तो 500 अलग बीमारियों में और होता है। डेमेंशिया को ऐसा स्पेसिफिक थोड़ी दैट इट इज अकरिंग ओनली इन पेलेग्रा। सिमिलरली फॉर डायरिया ऑल्सो, डायरिया भी आप थोड़ा सा खाना ऑफ खा लीजिए, डायरिया वैसे ही हो जाएगा। एंड सो गोज फॉर डर्मेटाइटिस ऑल्सो, एंड सो गोज फॉर डर्मेटाइटिस ऑल्सो। लेकिन ये तीनों एक साथ और भी केसेस में हो सकते हैं, या 3 में से 2 हो सकते हैं। लेकिन जब हमें ये कार्डिनल सिम्टम्स बेटा मिलते हैं ना, तो हम बाकी चीज़ को रूल आउट करके कहते हैं कि बाकी टेस्ट बाद में लगाना, इसका B3 भी एक बार एस्टिमेट करके देखो कितना है। ये सिम्टम्स का मीनिंग ये होता है कि हम बाकी चीज़ को रूल आउट कर रहे हैं। ये तीनों मिलने से ये भी कंफर्म नहीं होता बेटा कि उस बंदे को पेलेग्रा है। जैसे बर्निंग फुट सिंड्रोम, क्या है बर्निंग फुट सिंड्रोम? देयर इज़ नो गारंटी कि बेटा अगर कोई बर्निंग फुट सिंड्रोम से पीड़ित है, ही इज़ लैकिंग पेंटोथेनिक एसिड। मेजॉरिटी केसेस में होता है कि उसमें पेंटोथेनिक एसिड की ही कमी होती है, B5 की, लेकिन ये कन्फर्मेटरी नहीं है। ये फिजिकल साइन सिर्फ इसलिए देखे जाते हैं कि जब किसी को, जैसे मान लो बर्निंग फुट सिंड्रोम है, तो हम चेक करवाते हैं कि इसका पेंटोथेनिक एसिड चेक कर लो। बिल्कुल वैसे जैसा हम ऐसे देखते हैं ना, इसको तप रहा है थोड़ा, थर्मोमीटर लगा के चेक करो कितना है इसका टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पर ना विटामिन सी लगा। चलो आगे देखते हैं। What is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis is scurvy, vitamin C deficiency. What is the pathophysiology of vitamin C deficiency? Vitamin C का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? Ascorbic acid. क्या? Ascorbic acid, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेजन सिंथेसिस बेटा, विटामिन सी का, प्लीज़ वापस आते हैं आगे। विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसमें? कोलेजन सिंथेसिस में। किसमें? in collagen synthesis, in hydroxylation of lysyl and prolysyl residues. ओके, कोलेजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोलेजन जो होता है बेटा वो ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एक तरह से कहा जाए तो बिल्डिंग मटेरियल होता है बेटा, उसी में ही सब चीज़ आपकी जो सेल्स के बाहर है, ऑल द फ्रेमवर्क इज एस्टेब्लिश्ड इन दैट। इसी वजह से देखो यहाँ पे माइल्ड स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ नीज एंड एंकल्स आ रहा है। एंड वाई नीज एंड एंकल्स स्पेशली, पता है क्यों बेटा? दीज आर योर वेट बियरिंग जॉइंट्स, यहाँ पे डैमेज ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन सबको पता है बेटा, विटामिन सी एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग antioxidant. Apart from this, what are the other antioxidant बेटा? विटामिन E बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन K माइल्ड, बहुत माइल्ड एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके अलावा रेटिनॉल, विटामिन A, ये भी माइल्ड एंटीऑक्सीडेंट होता है। देन देयर आर अदर ऑल्सो। आयरन एब्जॉर्प्शन बेटा, ये लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूशन है। यहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? फेरस, यस, +2 प्लस, लेकिन ऑल ऑफ द डाइटरी आयरन इज प्रेजेंट इन +3, दैट इज फेरिक फॉर्म, दैट इज फेरिक फॉर्म। यानी कि अगर आयरन को एब्जॉर्ब होना है तो बेटा उसे फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म में आना पड़ेगा। दैट मीन्स इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, इट हैज़ टू बी, इसलिए बेटा विटामिन सी दिया जाता है दोज हु आर एनेमिक। देन इम्यून फंक्शन, deficiency leads to impaired collagen formation. ठीक है, fragile capillaries, bleeding gums, fatigue and bruising, impaired wound healing. याद करो बेटा, लास्ट टाइम हमने क्लिनिकल केस देखा था कॉपर का, उसमें भी बेटा impaired wound healing हो रहा था, याद आया? wound healing was also impaired there. Why? क्योंकि जो एंजाइम था which was involved in, कौन सा पढ़ा नहीं 4 दिन में, I think it was lysyl oxidase that requires copper as cofactor.
कॉपर एज जो बेटा हाइड्रोक्सिलेशन वाले स्टेप में लग रहा था, विच वॉज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोक्सिलेशन स्टेप। अब हाइड्रोक्सिलेशन अगर नहीं हो रहा, हो सकता है वो कॉपर की कमी की वजह से है या विटामिन सी की कमी की वजह से है। डैमेज तो कोलेजन ही हो रहा है ना, चाहे वो कॉपर की कमी से हो या चाहे विटामिन सी की कमी से। इसलिए वूंड हीलिंग बेटा वहाँ नहीं हो रही थी और वूंड हीलिंग यहाँ भी नहीं हो रही है। देन एनीमिया ड्यू टू ब्लीडिंग एंड रिड्यूस्ड आयरन एब्जॉर्प्शन। बेटा ये बहुत पेक्यूलियर है, ये बहुत लोग पकड़ नहीं पाते। दैट वाई देयर इज एनीमिया इन स्कर्वी, क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो अ बिग पोर्शन ऑफ द डाइटरी आयरन इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड टू फेरस फॉर्म फ्रॉम फेरिक फॉर्म। बेटा एनीमिया अगर होगा, सॉरी, इफ देयर इज आरबीसी सिंथेसिस दैट रिक्वायर्स आयरन, अब आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। तो बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन आगे क्लिनिकल कंटिन्यूशन बनता है बेटा, इसका बहुत लोगों को नहीं पता होता, याद रखना ऐसे। देन व्हाट क्लिनिकल फीचर्स आर टिपिकल ऑफ स्कर्वी? अर्ली सिम्टम्स, फैटीग, इरिटेबिलिटी, मलेज। लेटर साइंस बेटा इंपॉर्टेंट है, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स ड्यू टू इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस। ठीक है, कोलेजन बेटा ठीक से नहीं बन रहा, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी तो टाइम टू टाइम बेटा डैमेज हो रहा है, उसको भी तो रिपेयर की ज़रूरत है। इवन दैट इज ऑल्सो नॉट गेटिंग रिपेयर्ड। फैटीग, एकाइमोसिस, पेरी फॉलिकुलर हेमरेजेस। भारी टर्म्स है, मैं बता देता हूँ आपको। स्किन होती है ना बेटा, स्किन इस पे ब्लूइश, नॉट एग्जैक्ट ब्लूइश बेटा, रेडिश ब्लू कलर होता है ना, जैसे खून जहाँ थम सा जाता, थक्का सा बन जाता है बेटा, देखा वैसा कलर, वैसे कलर के स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस। इम्पेयर्ड, उससे क्या हो रहा है बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और वो ब्लीडिंग से बेटा जो ब्लड जमा होता जा रहा है वो ओवर द टाइम वैसे स्पॉट्स बनाता जा रहा है स्किन के ऊपर। क्यों इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है बेटा? जो कैपिलरीज टाइटली एक साथ ऐसे जॉइंट बाउंड रहती हैं कोलेजन के साथ, उस मदद से बेटा नाउ दे आर गेटिंग लीक, नाउ दे आर लीकिंग ब्लड। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉर्क स्क्रू हेयर्स बेटा कार्डिनल सिम्टम होता है, ठीक है, याद रखना। पुअर वुंड हीलिंग ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी, देयर इज इम्प्रॉपर कोलेजन फॉर्मेशन कॉजिंग पुअर वुंड हीलिंग। बेटा ये कॉपर के लिए भी आ जाता है, ठीक है, दोनों में होता है ये। जॉइंट पेन ड्यू टू ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट पेन क्यों हो रहा था बेटा? देयर वॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू कोलेजन एट द वेट बियरिंग जॉइंट्स स्पेशली। ठीक है, लाइक नी, एंकल, बेटा ज़्यादा वजन बियर करता है ना, इसलिए वहाँ पे डैमेज भी ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो आसपास की सराउंडिंग एडजॉइनिंग कैपिलरीज है बेटा, उनका खून जॉइंट्स के बीच में आ रहा है। जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए वहाँ पे अब आपका ब्लड है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दैट इज कॉजिंग पेन, दैट इज कॉजिंग डैमेज। ठीक है, एनीमिया बहुत सॉलिड रीज़न है इसका बेटा, क्योंकि विटामिन सी की कमी है, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फेरस फॉर्म, कॉजिंग एनीमिया। Then in children, bone pain, pseudoparalysis and scorbutic rosary. आगे देखते हैं, what population are at risk for vitamin C deficiency? Which population are at risk of vitamin C deficiency? Elderly individuals with poor diet. ठीक है, जो elderly होता है बेटा उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, not only for vitamin C, for everything. Alcoholics, कोई विटामिन बचा है बेटा जिसको अल्कोहल हैम्पर नहीं कर रही है, इट इज गेटिंग हैम्पर्ड बाय ईच एंड एवरी विटामिन। पीपल विद ईटिंग डिसऑर्डर्स, पीपल विद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और मेंटली इल पेशेंट्स। एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है बेटा, पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम PKU, अनट्रीटेड PKU। मैंने आपको बताया था ना बेटा दैट स्टार्ट लूजिंग IQ आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यू टू फिनाइल एलेनिन डेपोजिशन इन ब्रेन। लाइक दोज पेशेंट्स, या जिनको और साइकेट्रिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि कोई साइकेट्री का पेशेंट है उसमें विटामिन C की कमी होगी ही होगी, होती है। देयर इज अ जनरल लेवल
decrease in level of vitamin C, especially I may tell you in depression patients. बेटा जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं बेटा उनमें विटामिन सी का लेवल कम होता है, ठीक है. नाउ पेशेंट्स विद मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एग्जाम्पल सीलिएक डिजीज. मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बेटा इंटेस्टाइन से विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है. इंटेस्टाइन से विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा. स्मोकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. विटामिन सी इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, और स्मोकिंग से क्या जनरेट होता है बेटा? फ्री रेडिकल्स. क्या जनरेट होता है? अब जो विटामिन सी बेटा और दूसरी जगह पे यूटिलाइज होना चाहिए था, नाउ दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू कैप्चर द फ्री रेडिकल्स दैट आर जनरेटेड बाय स्मोकिंग, ठीक है. लगना तो वो कहीं और चाहिए था, लेकिन लग बिना मतलब की जगह पे रहा. एंड डायलिसिस पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट्स की ब्लड प्रोफाइल तो खैर वैसे ही बिगड़ जाती है पूरी. हाउ इज स्कर्वी डायग्नोस्ड बेटा? ये देखो, प्राइमरली क्लिनिकल सस्पिशन बेस्ड ऑन डाइटरी हिस्ट्री एंड फिजिकल फाइंडिंग्स. देन कंफर्मेटरी कैसे होता है बेटा? लो प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट एस्कॉर्बिक एसिड लेवल. ल्यूकोसाइट में हम क्यों देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा ल्यूकोसाइट का जो एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है. और यू कैन से फ्री रेडिकल दे जनरेट फ्री रेडिकल्स एंड समटाइम्स बाय ओवर प्रोडक्शन दे हैव टू डिस्ट्रॉय इट ऑल्सो. लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते. दैट इनका जो कन्फर्मेटरी होता है इसे प्लाज्मा से कर देता है, क्योंकि हमने भी यहाँ पे प्लाज्मा दिया है ना, तो इट कैन बी डन मेजरली बाय प्लाज्मा ओनली. लेकिन ये बहुत बढ़िया टेक्निक होती है. देन सपोर्टिंग एनीमिया, एलिवेटेड ESR. व्हाट इज ESR? क्या मतलब होता है इसका? पढ़ो बेटा. ESR की तो बहुत क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है. ESR से तो बहुत कुछ डायग्नोस किया जा सकता है. इमेजिंग इन चिल्ड्रन, एग्जाम्पल ग्राउंड ग्लास बोन्स, पेल्कन स्पर्स एक्सेट्रा. आपको पता होना चाहिए बेटा जो बोन होती है उसमें भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो बहुत हार्ड और बहुत सॉलिड होता है, ठीक. इवन दैट इज ऑल्सो गेटिंग डैमेज्ड in vitamin C deficiency because it constitutes somewhat largely or partly depending on bone of collagen, ठीक है. that depends, इसीलिए डैमेज वहाँ पे भी हो रहा है. तो डायग्नोस कैसे करता है बेटा स्कर्वी? सबसे पहले फिजिकल साइंस देखता है. क्या देखता है? कॉर्क स्क्रू हेयर्स, ब्लीडिंग गम्स, पुअर डेंटल हाइजीन, ठीक. इससे हमें रूल आउट करते हैं कि बाकी चीज़ें नहीं हो सकती. इट कैन बी अ केस ऑफ स्कर्वी. उसके बाद हम कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं विटामिन सी एस्टिमेशन इन सीरम और प्लाज्मा. अगर वो कम आ गया देन वी कैन से दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, ठीक है. आगे देखते हैं व्हाट इज ट्रीटमेंट फॉर स्कर्वी. विटामिन सी सप्लीमेंटेशन. अडल्ट्स 100 to 500 mg ओरली फॉर 1 to 3 months. 1 to बेटा इतना लॉन्ग क्यों चलता है पता? विटामिन सी इज ऑल्सो वाटर सॉल्यूबल विटामिन. याद रखना बेटा फैट सॉल्यूबल विटामिन जो होता है ना वो ज़्यादा लोगे तो दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम्स. मैंने आपको चीज़ बार बार बताई है. वाटर सॉल्यूबल अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो कुछ नहीं होगा. द एक्सेस वुड बी रिमूव्ड बाय यूरिन. इसलिए बेटा इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये स्टोर बहुत कम होता है, बल्कि होते ही नहीं, कहीं तो होते ही नहीं. इसलिए फैट सॉल्यूबल के बेटा टॉक्सिक सिंड्रोम्स आते हैं और इनके आते हैं आपके ये वाले डेफिशिएंसी वाटर सॉल्यूबल के. इसलिए 100 to 500 mg ओरली दिया जा रहा है बेटा फॉर 1 to 3 months. जैसे मैंने बताया था ना पीछे मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम. मान लो कोई स्कर्वी का पेशेंट है बेटा, हो ये थोड़ी हो सकता है कि वो सारा का सारा जो विटामिन सी दे रहे हो वो एकदम से एब्जॉर्ब कर लेगा. धीरे धीरे बॉडी एब्जॉर्ब करती है, स्लोली. हो सकता है उसकी कैपेसिटी उतनी ना हो, इनिशियली वो 100 ही कर पा रहा हो. At the end of 2 weeks, he might able to absorb 250 mg. At the end of 1 month, he might fully get 500 mg. ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी. डाइटरी इम्प्रूवमेंट. Encourage fresh fruits, especially citrus, vegetables, broccoli, peppers. ठीक है. Now, what are the potential complications if untreated?
persistent bleeding and anemia, poor wound healing, infection, in severe case death from hemorrhage complication. अगर बिल्कुल स्कर्वी अनट्रीटेड हो, बिल्कुल अनट्रीटेड, तो बेटा हेमरेज तो कहीं भी हो सकती है ना. वो जो आपने देखे थे स्पॉट्स बन रहे थे, कैसे बन रहे थे? दैट वाज ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग. अब मान लो अगर यही इंटरनल ब्लीडिंग ब्रेन में शुरू हो जाए तो द कैपिलरी इज गेटिंग डैमेज देयर, या किसी और वाइटल ऑर्गन में हो जाए तो जॉइंट्स तक तो पहुंच ही चुकी थी, समस्या नहीं हो जाएगी इफ अनट्रीटेड. हाउ इज दिस कंडीशन प्रिवेंटेड? एडिक्वेट डाइटरी इनटेक, आरडीए कितना बेटा? 79 to 90 mg पर डे विटामिन सी का. इसका विटामिन सी का. रिमेंबर बेटा, ये हार्ड एंड फास्ट रेंज नहीं होती, दे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, डाइट टू डाइट, जेनेटिक्स टू डिसजेनेटिक्स, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन. लेकिन ये नहीं होगा कि अगर कहीं 75 to 90 है तो किसी जगह पे 10 to 20 होगा. नो, इतना नहीं होगा. स्लाइट वेरिएशन होता हो सकता है कहीं पे मान लो 70 to 90 हो, कहीं पे हो सकता है आपका हो 85 to 100, इतना वेरिएशन आ जाता है. फोर्टिफिकेशन एट रिस्क पॉपुलेशन. फोर्टिफिकेशन एट रिस्क पॉपुलेशन का मतलब है डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड करना. जैसे गोल्डन राइस वगैरह होता है ना, उसमें हम आयरन और बाकी चीज़ें जो भी है फोर्टिफाई करके, फोर्टिफाइड सीरियल्स जिन्हें कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाते हैं ना वो. देन पब्लिक हेल्थ एजुकेशन स्पेशली फॉर वल्नरेबल ग्रुप. कहने की बात है, कोई नहीं मानता. देन चलो, स्कर्वी बेटा सबको समझ आया ना? इज एवरी वन वेल वर्स विद स्कर्वी ना? स्कर्वी का केस मिलता है, बहुत ईजी भी है टैकल करने में. अब आगे देखते हैं. Mrs. R presents with complication of muscle cramps, tingling around the mouth and in hands. ये केस पढ़ो बेटा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड. कैल्शियम डेफिशिएंसी, लेकिन इसका रीज़न क्या होना चाहिए बेटा? गुड, एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट आंसर. पता है क्यों? पैराथायराइड ग्लैंड बेटा कहाँ होती है पता है? इट इज जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, जस्ट बिहाइंड थायराइड ग्लैंड. दीप सर की भी है, दे दो मेरे को, दे दो तो चलेगा. किसी को चाय पीनी है? टुडे वी हैव 1 कप एक्स्ट्रा. और मौसम भी अच्छा है. पैराथायराइड ग्लैंड बेटा कहाँ होती है? इट इज जस्ट बिहाइंड थायराइड ग्लैंड. कहाँ होती है? जब हेड एंड नेक शुरू होगा ना बेटा, तो आपको थायराइड की एनाटमी भी पढ़ाई जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस थिंग. पता है क्यों? थायराइड इज एनक्लोज्ड इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फाइब्रस कैप्सूल. ठीक है? पता किस केस में ये थायराइडेक्टोमी होती है बेटा? हाइपोथायराइड में नहीं, ना ही हाइपर में. इन केस ऑफ कार्सिनोमा इन थायराइड, या नोड्यूलर ग्रोथ जब हो जाती है थायराइड अनकंट्रोल्ड, उस केस में बेटा उसे काटना पड़ता है. नाउ थायराइडेक्टोमी इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पैराथायराइड ग्लैंड पे बेटा डैमेज होना ही होना होता है, चाहे कितना स्किल्ड आपका वो हो सर्जन. इट inevitably बेटा damages that thing. And remember, thyroid is not required for your life. थायराइड ग्लैंड हटा दोगे तो बेटा जिंदा रह लोगे, जिंदा रह लोगे. बट बेटा इफ पैराथायराइड ग्लैंड इज रिमूव, डेथ इज इनएविटेबल. ये चीज़ याद रखना. ओके? तो जब बेटा थायराइड की सर्जरी होती है ना, देयर इज इनएविटेबल डैमेज टू पैराथायराइड ग्लैंड. ओके? जब एनाटमी में पढ़ोगे ना बेटा हेड एंड नेक में कि वो फाइब्रस कैप्सूल होता है बेटा, कैसे वो उसके साथ अटैच्ड होता है, तो उसे काटते हैं तो वहाँ पे डैमेज होता है. उसकी ब्लड सप्लाई वगैरह जब पढ़ोगे, लैब फाइंडिंग्स देखो. इसने बिना लैब फाइंडिंग का डायग्नोसिस बता दिया, इसीलिए अच्छा लगा मुझे. आपको दिख रहा है ना? अब ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक. लैब फाइंडिंग देखो बेटा, सीरम कैल्शियम लो है, सीरम कैल्शियम इज लो. देन सीरम फॉस्फेट इट इज एलिवेटेड. सीरम मैग्नीशियम बेटा ये बॉर्डर लाइन लो है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉर्डर लाइन लो? बेटा बॉर्डर लाइन लो का मतलब ये होता है कि कम है, कम है
लेकिन अभी उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने शुरू नहीं हुए, कम है। इस क्रिटिकल लेवल से नीचे आ गया तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन लो। देन पैराथायराइड हार्मोन इनएप्रोप्रिएटली लो, इनएप्रोप्रिएटली लो। और ये लो क्यों है बेटा? क्योंकि देर इज डैमेज टू पैराथायराइड ग्लैंड्स, देर इज डैमेज टू पैराथायराइड ग्लैंड्स। और बेटा वो पैराथायराइड ग्लैंड्स पे डैमेज क्यों हुआ है? ड्यू टू थायरॉइडेक्टोमी, ड्यू टू, हाँ। अब किसी हाइपोथायराइड पेशेंट की गर्दन मत काट देना विशाल, समस्या हो जाएगी। उसको मेडिसिन दिया जाता है, उसको मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। विटामिन डी लो टू नॉर्मल, जैसा कि द जेंटलमैन सेड, इट कैन बी लो और इट कैन बी नॉर्मल, एज सीन। और ये लो टू नॉर्मल क्यों है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट व्हाट इज द डाइटरी पार्ट ऑफ दिस एंड व्हाट इज द हार्मोनल पार्ट ऑफ दिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Describe the clinical feature and physical sign that point towards hypocalcemia in this patient. What are the pathophysiological mechanism behind these signs? तो बेटा hypocalcemia तो हो रहा है, आपने देखा, because there is low calcium in serum. कैल्शियम का लेवल गिरना बेटा थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है, पता है क्यों? सोचो, कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट कैटायन फाउंड इन द ECF, याद है? और अगर कैल्शियम का बेटा लेवल गिरता है, या मैं कहता हूँ बढ़ता भी है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे आता है पता? योर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे ऐसे। हैव यू एवर सीन अ डोमिनो, जहाँ पिज्ज़ा खाता है वो नहीं, वो जो गिरता है एक के बाद। अब एक चीज़ को छेड़ता है ना बेटा, वो आगे आगे ऐसे गिरती चली जाती है। चलो आगे देखते हैं। न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी क्यों हो रही थी मिसेस आर को? सिम्टम्स सच एज पेरिओरल टिंगलिंग, एक्रल पैरेस्थीसिया, फिर आपका मसल क्रैम्प्स आर हॉल मार्क ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। किसका? हाइपोकैल्सीमिया। कौन कौन से फिजिकल साइन है बेटा, एक बार फिर से देखो। पेरिओरल टिंगलिंग, देन एक्रल पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया का मतलब बेटा लोकल एरिया में सेंसेशन चले जाना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ है, मान लो आपकी इन दो इसमें सेंसेशन चली गई, इन दो में, ओके, दिस सिग्निफाइज दैट देयर इज डैमेज टू योर मीडियन नर्व, ओके। अगर सिमिलरली इन दो में चली जाए, देन देयर इज अ डैमेज टू अल्नर नर्व, तो बेटा वो लोकल पैरेस्थीसिया हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे देर इज नो डैमेज टू नर्व, बट देर इज लो कैल्शियम इन सीरम, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ये सिम्टम्स हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आ रहे हैं। आगे केस में अनफोल्ड होगा कि हाइपोकैल्सीमिया एक्चुअल में हो क्यों रहा था। देन टेटनी एंड स्पैज्म, द प्रेजेंस ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल स्पैज्म इज अ कॉमन मैनिफेस्टेशन ड्यू टू इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, ड्यू टू इंक्रीज्ड। क्यों बढ़ रहा है बेटा न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी? क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज देर इज लो कैल्शियम इन सीरम, देर इज लो कैल्शियम इन सीरम विच इज अफेक्टिंग द एक्शन पोटेंशियल, विच इज अफेक्टिंग। पहले क्या होता था, मान लो आपको फॉर एग्जांपल 1 मिलीवोल्ट, कितना? 1 मिलीवोल्ट का आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ता था, सो दैट माई हैंड मूव्स लाइक दिस, ठीक, ये एक्शन करने के लिए। अब क्योंकि बेटा सीरम में कैल्शियम कम है, क्या है, तो बेटा अब ये 0.7 पे भी फ्लक्चुएट कर जाएगा, यानी कि हल्के स्टिमुलस से भी। अब तो पता नहीं बेटा, पहले एक्सपेरिमेंट होते थे, फ्रॉग का हार्ट होता है ना, फ्रॉग का हार्ट, उसको निकाल के उसे कंटिन्यूसली बीट करता रहता, अगर किसी ने देखा हो तो। उसमें डायरेक्ट कैल्शियम का सॉल्यूशन डालते थे, पता है, लाइक इट्स द हार्ट, इतना ही होता था। उसमें ऐसे एक छोटी सी वाइल से बेटा, ऐसे बहुत स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट होता था, डायरेक्ट कैल्शियम इंजेक्ट करते थे। इफेक्ट कौन बता सकता है? व्हाट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट?
Yes, the immediate effect is tachycardia, but for a very brief window. After that, what will happen? Yes, excellent answer. पढ़ रहा है, प्रीतम पढ़ रहा है. Yes. Heart will stop pumping. स्पाज़्म ऐसा हो जाएगा, सारी मसल्स जकड़ जाएंगी बेटा, ऐसे एकदम से सीधा कैल्शियम डालते. पुराने टाइम में जैसे जिनका थोड़ा स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह या इवन कार्डियक अरेस्ट में बेटा तो दिया जाता था, लेकिन बहुत तरीके से. अगर किसी ह्यूमन के हार्ट में भी आप सीधा कैल्शियम इंजेक्ट कर देंगे, सीधा यहाँ से इंट्रावेनसली, बेटा हमारा भी दिल रुक जाएगा. ओके, तो टेटनियन स्पैज्म यहीं से मैं आपको बताना चाह रहा था. देन आगे देखते हैं. न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, एंजाइटी एंड डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू लो कैल्शियम लेवल अफेक्टिंग न्यूरोनल फंक्शंस. एंजाइटी का बेटा वही रीज़न है, ठीक है, समवॉट रिलेटेड टू लोअर एक्शन पोटेंशियल. होता है ना, कुछ करने की इच्छा होती है पर कुछ कर नहीं पाते, वही परेशानी वाली स्थिति. वी गेट ईजिली इरिटेटेड इन एंजाइटी. आगे देखते हैं फिजिकल साइंस. बेटा ये दो याद कर लेना, ये यहाँ नहीं इधर वाले डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है. बहुत मज़ा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, वही एक्सप्लेन करेंगे आपको. सबसे पहले तो कोई सब्जेक्ट नहीं बनने को रेडी होता, फिर जो बनता है उसके साथ अलग अत्याचार होता है. बच्चे भी बड़े मज़े लेने वाले होते हैं. सर समझ नहीं आया, एक बार फिर बताओ ना. उसके साथ ऐसे सर के साथ ठोका पीटी और हो रही है. खास तौर पे जब फेशियल नर्व के एग्जामिनेशन के होता है ना, उसमें बड़ा कॉमेडी होती है. आप लोग है ना लिख सकते हैं, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन विविड डिटेल्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. बस इसको याद रखना बेटा, दोनों साइन पॉजिटिव आते हैं, ठीक है. मेरा काम है बेटा बायोकेमिस्ट्री और पैथोफिजियो बताने और क्लिनिकल एस्पेक्ट. आगे देखते हैं. मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी. कैल्शियम स्टेबलाइजेस न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स. लो एक्स्ट्रासेल्युलर कैल्शियम रिड्यूसेस द थ्रेशोल्ड फॉर डीपोलराइजेशन. रिड्यूसेस द थ्रेशोल्ड फॉर, लग गया थोड़ा आ गया जो बेटा. अगर ECF में कैल्शियम कम होगा, व्हाट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट. मैंने आपको बताया ना, जैसे पहले 1 मिली वोल्ट पे एक्साइटेशन आ रहा था किसी मसल का, वो 0.7 पे आ जाएगा, 0.5 पे आ जाएगा, ठीक है. दैट्स द थिंग. लीडिंग टू स्पॉन्टेनियस और इजीली प्रोवोक्ड एक्शन पोटेंशियल, यानी कि दैट फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल. आप एक टर्म सुनते होंगे, फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सुना है ना. दैट बिकम्स वेरी इजी. इमीडिएटली होगा वो, इमीडिएटली. कहीं पे ऐसा होता है बेटा कि अगर एक्शन पोटेंशियल बहुत नीचे आ जाए तो दैट थ्रेशोल्ड बिकम्स हाइपर पोलराइज्ड, तब जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. कहीं सुना किसी उसमें एक्सेप्शन होता है ये एक्शन पोटेंशियल जब पढ़ाता है. इट्स अ वेरी फेमस एक्सेप्शन. जैसे यहाँ तो अभी एक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, इसलिए एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, क्योंकि मसल्स एकदम से एक्साइट हो रही हैं, क्योंकि बाहर कैल्शियम कम है. कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नहीं, एक जगह तो मुझे याद है जहाँ हाइपर पोलराइजेशन से बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, कौन बता सकता है. एंड इट इज़ ड्यू टू क्लोराइड. चलो इतना हिंट और देता हूँ, यहाँ कैल्शियम की वजह से हो रहा है, वहाँ क्लोराइड की वजह से होता है. विजन, रॉड्स एंड कोन्स, बेटा वहाँ पे टाइट क्लोजर होता है, आई थिंक क्लोराइड चैनल्स का, जिनकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होता है, तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. इन विजन इट इज़ ड्यू टू हाइपर पोलराइजेशन, इतना याद रखना. आगे देखते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. हाइपोकैल्सीमिया अफेक्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एनहांसिंग एक्साइटेबिलिटी इन स्केलेटल मसल, लीडिंग टू टेटनी. लीडिंग टू टेटनी. इसीलिए बेटा जब कैल्शियम सीधा इंजेक्ट कर देता है ना, लाइक आई सेड फॉर इन एग्जांपल ऑफ हार्ट, तो वो ऐसे स्पाज्म में चला जाता है. देन इलेक्ट्रोलाइट इंटरप्ले. Disruption in calcium level can also influence other electrolyte. Example magnesium. Example magnesium. इसीलिए बेटा मैग्नीशियम बॉर्डर लाइन लो था.
लो नहीं था, इट वाज जस्ट बॉर्डर लाइन लो, मानी कि यानी इससे नीचे अगर हो तो दैट डिस्ट्रप्शन इफेक्ट वुड स्टार्ट कमिंग. ओके, आगे. What are the potential etiologies of calcium deficiency in this patient and how does her clinical history contribute to the diagnosis? अब जो clinical history थी ना, जरा एक नज़र उस पर डालता है. पोस्ट सर्जिकल hypoparathyroidism. Hypoparathyroidism, like this gentleman said. Hypoparathyroidism, सबसे पहले समझो parathyroidism. Parathyroidism means that your parathyroid gland, only parathyroidism, is working efficiently properly, just for you, बताने के लिए. हाइपो मीन्स कि जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर रही या उससे कम कर रही है. एंड हाइपर मीन्स जितना रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज़्यादा कर रही है, जितना नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा कर रही है. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, कौन बताएगा? अभी एंडोक्राइन तो नहीं हुई, पर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बेटा पढ़ाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड का. एटलीस्ट एक ब्रीफ इंट्रो तो देते चलते ही चलते हैं. बोलो, पैराथायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है? इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म. कैल्शियम एंड फॉस्फेट बेटा, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स लो होता है, कैल्शियम लेवल्स, पैराथायराइड ग्लैंड बिकम्स एक्टिव, becomes and secretes PTH, which hormone? पैराथायरॉयड हार्मोन. ये किस पे एक्ट करता है? ऑस्टियोक्लास्ट पे. किस पे? ऑस्टियोक्लास्ट पे. और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है बेटा? बोन रीजॉर्प्शन. क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम का रिजर्वोयर आपको कहाँ मिलेगा बेटा? हड्डियों में. कहाँ मिलेगा? बोन्स में. ऐसा मिलता तो दांत में भी है, लेकिन दांतों पे इसका एक्शन जनरली उससे पहले हड्डी पे हो जाता है. पता है क्यों? कि दांत का रीअब्जॉर्प्शन अगर आप कराने लग जाएंगे तो खाएंगे कैसे? थोड़ी सी बोन रीअब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप चल फिर लोगे, इतना अफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन दांतों में कैविटीज़ होने लग गई, टूटने लग गए, तो बेटा जो बचा कुचा आ रहा है वो भी नहीं खा पाओगे. ठीक है, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग. कैल्शियम बेटा यहाँ भी कम नहीं होता, बहुत होता है. नाउ इस बंदे की, द लेडी, इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ थायरॉइडेक्टोमी. किसकी? विच वुड हैव इनएविटेबली डैमेज्ड हर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स ऑल्सो. विच ग्लैंड्स? अब वहाँ से बेटा पीटीएच हार्मोन कम रिलीज हो रहा है. क्या क्या कम रिलीज हो रहा है? पीटीएच. इसीलिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है. कैल्शियम का लेवल causing all these symptoms: tetany, paresthesia, anxiety, spasm, everything, and all those positive signs, the trousers sign and everything. ठीक है, वो सब किन की वजह से आ रहे थे बेटा? कैल्शियम की कमी से. और कैल्शियम क्यों कम है बेटा? बिकॉज देयर इज डैमेज टू पैराथायराइड ग्लैंड, जिससे पीटीएच रिलीज नहीं हो रहा या कम हो रहा है. समझ आया? You have to do it in a structured way, just like in mathematics. ठीक है, बिना स्ट्रक्चर्ड उसके आप जाएंगे तो आपकी अप्रोच कहीं नहीं लेके जाएगी आपको. ओके, दिस इज नो ट्रिग्नोमेट्री की साइन कॉस साइन, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. नहीं, यहाँ आपको एग्जैक्ट आंसर पे ही पहुंचना पड़ेगा बेटा, वरना आप एक वाइल भी नहीं खोल के दे सकते पेशेंट को, याद रखना. ओके, Mrs. R has a thyroidectomy 10 years ago, which carries the risk of inadvertent damage or removal of parathyroid glands. ठीक है, hypoparathyroidism leads to decreased PTH production. Decreased PTH production, a key regulator of calcium metabolism, and can result in hypocalcemia. क्योंकि देयर इज नाउ लैक ऑफ पीटीएच हार्मोन. कौन सा हार्मोन?
बेटा पीटीएच हार्मोन का काम होता है ब्लड में घटे हुए कैल्शियम को बढ़ाना। क्या काम होता है? टू एलिवेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। इसके एंटागोनिस्टिक कौन सा हार्मोन होता है बेटा? कैल्सिटोनिन। कौन सा? जो निकलता है थायराइड ग्लैंड से, वो थायराइड से निकलता, याद रखना, वो पैराथायराइड में मत डाल देना। कैल्सिटोनिन का काम होता है बेटा कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को बॉडी से निकालना। तो निकालता कैसे है? या तो बोन में डिपॉजिट कर देगा, कहीं और जिसे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ डिपोजिशन हो जाता है, या फिर यूरिन या फीसेस में रिमूव कर देता है। डाइटरी डेफिशिएंसी। डाइटरी डेफिशिएंसी देखो बेटा, वेजिटेरियन डाइट, strict vegetarian diet can sometimes be low in calcium if dairy or calcium rich substituents are not adequately consumed. मैंने आप लोगों को बताया था, क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट मिल्क इज़ अ नियर परफेक्ट फूड ऑफ नेचर। मिल्क में कैल्शियम बहुत होता है, तो बहुत लोग जैसे वेजिटेरियन डाइट पे होता है बेटा वो मिल्क नहीं लेते, या कईयों को पसंद ही नहीं होता, या जैसा यहाँ पे मैंने देखा अ वेरी big population share is lactose intolerant, so they cannot consume milk. तो उन वजहों से भी बेटा उसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। कौन सा रीज़न हुआ है? डाइटरी रीज़न हो। कौन सा? डाइटरी। एंड वाई इज मिल्क अ नियर परफेक्ट फूड? नॉट परफेक्ट, बिकॉज इट लैक्स आयरन। यस, उसमें सब है, उसमें आयरन नहीं है, बस आयरन कंटेंट ना के बराबर है मिल्क में। देन विटामिन डी इनसफिशिएंसी due to limited sun exposure further contributes to low vitamin D level, impairing calcium absorption from gastrointestinal tract. हो सकता है इनका सन एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो, बहुत, इससे क्या हो रहा है बेटा? विटामिन डी कम बन सकता है, या हो सकता कम हो, ठीक है। देयर इज़ नो एग्जैक्ट हिस्ट्री टू जस्टिफाई इट, लेकिन हो सकता है कम हो इस वजह से। नेट इफेक्ट क्या आएगा? द नेट इफेक्ट वुड बी, विटामिन डी का काम क्या होता है? कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। किसका? कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। एक तो आपका कैल्शियम वैसे ही बेटा एलिवेट नहीं हो रहा क्योंकि पीटीएच हार्मोन नहीं है, दूसरा आप धूप में नहीं जाते हो, अंदर पड़े रहते हो, तो व्हाट इज़ हैपनिंग बेटा? विटामिन डी भी प्रॉपर नहीं बन रहा है, जिससे कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है। कहाँ से? डाइट से। डाइट से जो भी आप ले रहे हैं, लेट से आप 4 ग्लास दूध पी रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या? जब तक विटामिन डी ही आपके पास नहीं होगा जो दूध से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सके, है ना, इस वजह से। सेकेंडरी फैक्टर, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट। आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ मेनोपॉज, है ना। आफ्टर मेनोपॉज देयर इज अ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। किसका? एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी ड्यू टू डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल। डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल्स। However, in this case the primary problem is more related to hypoparathyroidism rather than primary osteoporosis, ठीक है। तो मेनोपॉज भी एक छोटा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन है, we cannot ignore that thing. All these small things like small dietary modification, menopause, इससे हो क्या रहा है पता है? जो एक ठीक ठाक बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो और बड़ी बनती जा रही है, ये हो रहा है इससे, ओके। देन लो मैग्नीशियम लेवल्स। बॉर्डरलाइन लो मैग्नीशियम कैन कंट्रीब्यूट टू हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर पीटीएच सेक्रीशन एंड एक्शन। लो, एक और मजे की बात, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर सेक्रीशन एंड एक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि पीटीएच तब तक रिलीज नहीं होगा और सिक्रीट नहीं होगा until and unless there is proper magnesium levels, okay? और अगर पीटीएच सिक्रीट नहीं होगा तो जो कैल्शियम का लेवल बेटा नीचे है वो ऊपर आएगा नहीं। आगे देखते हैं, what specific laboratory investigation are critical for confirming the diagnosis of calcium deficiency and what would you expect the results to be based on this case? की laboratory investigations बेटा देखो, सीरम कैल्शियम सबसे पहले, नो कॉमन सेंस। अगर हमें सस्पेक्शन कैल्शियम का है तो हम सबसे पहले कैल्शियम का ही टेस्ट लगवाएंगे। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन बेटा? लो। इन दिस केस कितना है? 7.2 mg/dl। नॉर्मल कितना होता है? 8.5 to 10, ऑल्दो इट इज रिटन 10.5, 10 तक भी ले लेते हैं, बल्कि 10 नहीं लेते, सॉरी, इट इज़ 11, करेक्शन, इट इज़ 11, 8 to 11।
सीरम फॉस्फेट एक्सपेक्टेशन एलिवेटेड लेवल्स, यहाँ पे फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ है। देन पैराथायरॉयड हार्मोन, क्योंकि हमें पता है इसकी सर्जरी हुई है ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइडेक्टोमी, तो हम पैराथायरॉयड हार्मोन का एस्टिमेशन करवाते हैं। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन का लेवल नॉर्मल आया, नॉर्मल, तो हम ये मान के चल सकते हैं दैट देयर इज नो डैमेज टू पैराथायरॉयड ग्लैंड, इट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। इफ देयर इज डैमेज टू पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो जहाँ 100 यूनिट्स बेटा सिक्रीट होनी चाहिए थी, हो सकता है वहाँ भी 80 हो रही हूँ, 60 हो रही हूँ, 40 हो रही हूँ। वो जितना भी सिक्रीट हो रहा है ना, उस समय पता चल जाएगा किस हद तक डैमेज्ड है वो, किस हद तक डैमेज्ड है, एंड वी कैन इंटेंसिफाई आवर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन दैट डेटा ओनली। एक चीज़ याद रखना बेटा, हमने पता तो कर लिया था देयर इज डैमेज टू पैराथायरॉयड ग्लैंड, हो सकता है शी इज डेफिसिट ऑफ जस्ट 20 यूनिट्स, then our treatment intensity should be moderate. If there is not at all parathyroid hormone in the serum, तो क्या करेंगे पता है? जनरल लैब प्रैक्टिस होती है, दोबारा टेस्ट लगाओ। इट इज़ जस्ट लैब प्रैक्टिस, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोबारा लगाओ, चेक करो कि हो सकता है हमसे कोई गलती होगी। दोबारा भी 0 आ गया तो समझ लीजिए that her parathyroid gland is extensively damaged, तो हमारी ट्रीटमेंट इंटेंसिटी वुड बी डिफरेंट, मेडिकेशंस वुड बी डिफरेंट। डायग्नोसिस तो कर लिया, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना कि किस इंटेंसिटी पे हमें ट्रीटमेंट देना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग। लाइक द मोस्ट फेमस केसेस आर ऑफ डायबिटीज़। अनफॉर्चुनेटली सबके फैमिली में एक ना एक केस तो होगा जिसको आप जानते होंगे। ठीक बेटा, किसी का HbA1c अगर 7 है ना, 7, उसका ट्रीटमेंट पैरामीटर या ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है। किसी का HbA1c अगर 8 है उसका अलग होता है, और किसी का HbA1c अगर 10 या 11 है तो बेटा उसका अलग होता है। इस चीज़ को समझो। आफ्टर दैट सीरम मैग्नीशियम एक्सपेक्टेशन may be borderline low or low, as hypomagnesemia can both cause and exacerbate hypocalcemia. कम मैग्नीशियम कम PTH, कम PTH कम मैग्नीशियम, यानी कि समस्या ही समस्या। कम PTH कम मैग्नीशियम, और कम मैग्नीशियम यानी कि कम PTH। ओके, then vitamin D levels expectation low or normal, which could contribute to reduced calcium absorption from the gut. ऐसे केसेस में बेटा विटामिन डी का लेवल नॉर्मल रखना चाहिए पेशेंट को, सो दैट जितना भी कैल्शियम कम है वो शायद डाइट से कंट्रीब्यूट हो जाए। एडिशनल टेस्ट बेटा एल्ब्यूमिन, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एल्ब्यूमिन छोड़िए, एल्ब्यूमिन की थ्योरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल। Renal function test to rule out chronic kidney disease which can also affect calcium and phosphate balance। सोचो कैसे? KFT क्यों लगाता है इन केसेस में? किडनी फंक्शन टेस्ट, कोई नेफ्रोपैथी का पेशेंट है या कोई स्टोन फॉर्मेशन है, तो हो सकता है उसका कैल्शियम का लेवल बेटा डिफरेंट हो सकता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से ना हो। देयर कैन बी एक्सटेंसिव डैमेज टू ग्लोमेरुलस, there can be extensive damage due to kidney stones, और there can be extensive damage due to nephropathy, जिससे बेटा कैल्शियम का लॉस हो रहा है। पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई कमी नहीं है, PTH हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट हो रहा है, बट देयर इज एक्सटेंसिव रीनल लॉस जिससे हमें कैल्शियम की कमी हो रही है। तो ऐसे केसेस में बेटा किडनी फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है। ओके, देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG सबने देखा है ना? देखा है? किस किसने ECG नहीं देखा? देखा है ना? देयर इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट जिसमें कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है। वो केसेस देखें, वो केसेस देखने चाहिए आपको। ECG के बहुत सारे क्लासिक केसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम ज़्यादा होता है, उसमें ECG अलग आता है। देन हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम।
मोस्ट फेमस केसेस बेटा हाइपो एंड हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम, यस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का एग्जाम ही नहीं होने का, वाई नहीं होने का बिना इन केसेस के। ईसीजी तो सबसे पहले रखेंगे आगे, ठीक है। हाइपो एंड हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई पोटेशियम करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता। सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, क्या होता है बेटा, उसे ठीक करना या उसे रिमूव करना है या एडजस्ट करना इजी होता है, क्योंकि वो सेल के बाहर है। पोटेशियम बेटा सेल के अंदर है, उसका बढ़ना या घटना खतरनाक हो जाता है, ओके। दूसरा हाइपो एंड हाइपर कैल्सीमिया, इनके ईसीजी भी अलग अलग आता है। अब एक एक पे बेटा एक एक क्लास होगी अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो यू कंसर्न द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी बेटा, उनसे कहना वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Then interpretation, the combination of low calcium, high phosphate and low PTH strongly support the diagnosis of hypoparathyroidism, most likely secondary due to her thyroidectomy. प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? प्राइमरी पता हम कब बोल सकते थे? अगर बॉडी ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडीज़ बना लेती अपने ही पैराथायरॉयड ग्लैंड के अगेंस्ट, जिससे पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज हो जाता, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है बेटा, बॉडी अपनी बीटा सेल्स खुद ही ख़त्म कर देती है ना एंटीबॉडीज़ की वजह से। इवन इन ये होता है ना हाइपरथायरॉयडिज्म बेटा, उसमें भी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। उस केस में तो उसे प्राइमरी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी ने खुद ही ख़त्म कर दिया। सेकेंडरी कब होता है? इन रीजंस की वजह से होता है। भाई सर्जरी उसने खुद थोड़ी करी, सर्जरी वाज ड्यू टू सम अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। पैराथायरॉयड ग्लैंड तो ठीक काम कर रहा था ना, देयर वाज सम पैथोलॉजी इन इट्स थायरॉयड ग्लैंड which inevitably resulted in surgery causing damage to her parathyroid gland. इस वजह से बेटा यहाँ रीजन सेकेंडरी है, ओके। How would you differentiate between hypocalcemia due to nutritional deficiency and due to hypoparathyroidism? ये दोनों में फ़र्क करना सीखो बेटा। कैल्शियम दो तरीके से कम हो सकता है, आइदर इट कैन बी ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपकी डाइट में ही कैल्शियम नहीं है, और इट कैन बी ड्यू टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जैसा कि अभी हमने देखा है यहाँ पे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनाओगे इस चीज़ को देखो। जैसे हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया था विटामिन B9 एंड B12, किस किस में, किस बेसिस पे? हाँ जी, नो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होता है बेटा? वहाँ पे वो इफेक्ट आता है, B9 की अगर कमी है तो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट नहीं आता, B12 की है तो इफेक्ट आएगा। मैं कह रहा हूँ आप पता कैसे लगाओगे कि B9 की कमी है या B12 की? देयर वॉज वन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर दैट, एक ही पैरामीटर था बेटा, बोलो। यस, सीरम MMA लेवल्स, सीरम MMA लेवल्स, उसके बेसिस पे हम पता करते हैं बेटा B9 की कमी है, B12 की। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं, दैट इज इट ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और इज इट ड्यू टू hypoparathyroidism. Now, differentiating between the two causes involve analyzing clinical history, laboratory result and understanding the underlying pathophysiology. Number 1, clinical history बेटा, nutritional deficiency में क्या होगा? History of poor dietary intake, malabsorption, limited sun exposure और history of conditions such as celiac disease. इन केसेस में तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मेन कारण क्या होगा? ओनली 2, एक नहीं, एक्चुअली 2, मोटे मोटे 2 कारण होता है। फर्स्ट, आप डाइट में ही नहीं ले रहे हो कैल्शियम, एंड सेकंड, इट इज मैल एब्जॉर्ब। सिर्फ यही 2 मेजर कारण होते हैं, इनके
फर्दर क्लासिफिकेशन इनके थ्रू और बहुत सारे कारण निकल सकते हैं। वजह सिर्फ दो होती है, फर्स्ट दैट यू लैक कैल्शियम इन योर डाइट, फर्स्ट वन। सेकेंड, देर इज मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, ओनली दीज टू। देन आगे देखता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है? ऑफन एज अ हिस्ट्री ऑफ नेक सर्जरी। कौन सी सर्जरी? नेक सर्जरी। एग्जाम्पल, थायराइडेक्टोमी। देन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। कौन से डिसऑर्डर? व्हाट आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स? वेयर बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। एग्जाम्पल दो तो अभी दिए मैंने 5 मिनट पहले। फर्स्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, सेकेंड हाइपरथायरॉयडिज्म, तीसरा और कौन सा होता है? देन देयर इज हाशिमोटोज डिसऑर्डर, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व थायराइड ग्लैंड। हाँ हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही, इधर शोर हो रहा है ना, बोलो जोर से बोलो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारे होते हैं बेटा। नाउ लैब फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग्स में क्या होता है? देखो, पीटीएच लेवल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्या होगा? ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में बेटा विटामिन डी का लेवल कम होगा। किसका? लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड को तो कोई डैमेज नहीं है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में, तो पीटीएच का लेवल कैसा होगा? हाँ बेटा नॉर्मल होगा या हो सकता है स्लाइटली एलिवेटेड भी हो, स्लाइटली, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन का लेवल तब तक इफेक्ट नहीं होगा जब तक पैराथायराइड ग्लैंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी डाइट में कैल्शियम कम है, इससे पैराथायराइड ग्लैंड को क्या फ़र्क पड़ेगा? उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है? इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल अनटिल एंड अनलेस आप अपना थायराइड ग्लैंड ही कहीं से सर्जरी से ना करवा लो, उससे इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ देखो, पीटीएच इज टिपिकली एलिवेटेड एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म इन रिस्पॉन्स टू लो कैल्शियम। जिनका कैल्शियम लेवल कम होता है उसमें स्लाइटली एलिवेटेड होता है पीटीएच, स्लाइटली। क्यों? क्योंकि हमें बोन से कंटिन्यूसली कैल्शियम निकालना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? वी हैव टू रीएब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम आवर बोन्स। व्हाई? टू मेंटेन दैट नॉर्मल कैल्शियम लेवल। और नॉर्मल कैल्शियम लेवल क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है? क्योंकि डाइट में कैल्शियम नहीं है, सॉरी डाइट में कैल्शियम कम है, डाइट में कैल्शियम कम है, इसलिए पीटीएच का लेवल थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है ताकि बोन से कंटिन्यूसली रीअब्जॉर्ब होता रहे कैल्शियम, ठीक है? देन हाइपोपैराथायराइडिज्म, पीटीएच इज इनअप्रोप्रिएटली लो और एब्सेंट डिस्पाइट लो कैल्शियम लेवल। हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है? पीटीएच का लेवल लो होता है। क्यों? बिकॉज देर इज डैमेज टू पैराथायराइड ग्लैंड, देर इज डैमेज टू पैराथायराइड ग्लैंड। जैसा इनका क्लिनिकल हिस्ट्री में आपने देखा, थायराइडेक्टोमी। फॉस्फेट लेवल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बेटा फॉस्फेट लेवल में भी लोअर नॉर्मल। एंड हाइपोपैराथायराइडिज्म एलिवेटेड फॉस्फेट लेवल ड्यू टू डिक्रीज पीटीएच मीडिएटेड रीनल फॉस्फेट एक्सक्रीशन। पीटीएच का काम होता है बेटा कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराना और फॉस्फेट को किडनी टिब्यूल से निकालते रहना। Calcium levels, both condition will show low serum calcium but accompanying biochemical profile differentiate them. Either it is nutritional or it is hypoparathyroidism. Hypo बेटा कैल्शियम दोनों में कम होगा, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सोचो, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बाय असेसमेंट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, असेसमेंट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। अगर पीटीएच का लेवल बेटा नॉर्मल है या स्लाइटली एलिवेटेड है तो डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल है। कैसी है? अगर पीटीएच का लेवल बहुत कम है या आ ही नहीं रहा है असेसमेंट में, इसका मतलब क्या है? इट इज हाइपोपैराथायराइडिज्म। ओके, vitamin D level, in nutritional deficiency vitamin D levels are typically low which may or may not be seen in post surgical hypoparathyroidism.
Outline the management plan for this patient addressing both acute management of hypocalcemia and long term treatment strategy. Acute management क्या होता है बेटा? देखो, symptomatic hypocalcemia, intravenous calcium replacement. If the patient present with acute tetany or severe symptoms, 4 calcium gluconate is indicated. Typically 10 to 20 ml of 10% calcium gluconate is administered slowly with cardiac monitoring. ECG पे लगातार नज़र रखी जाती है कि there are no significant changes in that. Okay. Then magnesium supplementation. Correction of hypomagnesemia is important as magnesium is necessary for adequate PTH secretion. कैल्शियम के साथ साथ बेटा मैग्नीशियम भी हमें देना है, क्योंकि PTH तो बनेगा ही नहीं और सिक्रीट ही नहीं होगा जब तक मैग्नीशियम नहीं होगा. Supportive care, ensuring that the vital sign, neurological status and signs of laryngeal spasm are carefully monitored. Long term management. ये तो तब करना आपको जब ऐसा कोई पेशेंट आपको इमीडिएटली ओपीडी में दिखता है. ईसीजी मॉनिटर करते हुए यू विल गिव इंट्रावेनस कैल्शियम टू दैट पेशेंट. ओके, बाय मॉनिटरिंग ईसीजी कंटिन्यूसली. ईसीजी में अगर ज़्यादा एलिवेशन मान लो या ज़्यादा डिस्टॉर्शंस आने लग गए तो समस्या हो जाएगी. अब आपको देखना है लॉन्ग टर्म इस पेशेंट का क्या हिसाब किताब हमें देखना है. वाई लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड? बिकॉज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोपैराथायराइडिज्म. बेटा पैराथायराइड ग्लैंड तो डैमेज हो गया, वो वापस थोड़ी आएगी. तो देखो क्या होगा. ओरल कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट शुड बी स्टार्टेड. द डोजेज इज ऑफन टाइट्रेटेड टू मेंटेन सीरम कैल्शियम विद इन लो टू नॉर्मल रेंज टू अवॉइड हाइपरकैल्सिन्यूरिया. ओके, यानी कि किडनी स्टोन्स या ज़्यादा किडनी से या यूरिन से आपका पास ना हो. ओके. देन एक्टिव विटामिन डी एनालॉग्स, कैल्सीट्रायोल. याद रखना बेटा एक्टिव फॉर्म होती है कैल्सीट्रायोल. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं. सिंस पीटीएच इज डेफिशिएंट द कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म इज इम्पेयर्ड. विटामिन डी अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएगी सिंस पीटीएच इज लो और एब्सेंट, विच इज कैल्सीट्रायोल. एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? कैल्सीट्रायोल. 1,25 विटामिन डी. ठीक. कैल्सीट्रायोल इज यूज टू एनहेंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन. ओके, अगर मान लो पीटीएच की डेफिशिएंसी है जो कि इस पेशेंट में है, तो कैल्सीट्रायोल का लेवल भी इस पेशेंट में कम होगा. तो हम सिंपली क्या करते हैं, ओरली कैल्सीट्रायोल देना शुरू कर देते हैं ताकि ब्लड में उसका लेवल बना रहे. ये वाले छोड़ दो, ये आपको मतलब करना. चलो लास्ट केस. दादा दादा हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू हाइपर पैराथायराइडिज्म पे बाद में आएंगे अभी. बट स्ट्रिक्टली इट इज़ अ केस ऑफ हाइपर कैल्सीमिया. कैसे पता लगा? ये पैनल मत देखना. व्हाट क्लिनिकल साइंस डिड यू फाउंड? बेटा वो तो डायबिटीज़ में भी होता है, मेलाइटस में भी, इंसिपिडस में भी. Which one of the following is hormonal? Diabetes insipidus or diabetes mellitus? बोलो, इनमें से हार्मोनल कौन सी होती है? कौन सी होती है बेटा? अरे बोलो. इंसिपिडस. दोनों ही हार्मोनल होती हैं. इंसिपिडस में क्या होता है? वैसोप्रेसिन. और मेलाइटस में क्या होता है? इंसुलिन.
ऐसे ही खेलता है लोग आप लोगों के दिमाग से। अभी कितना टाइम रह गया? अप्रैल तो गया, छोड़ो उसे। अरे घड़ी में नहीं कह रहा मैं, सेशन में कह रहा हूँ। अप्रैल इज़ गॉन ऑलमोस्ट, इतनी छुट्टी है, फिर फॉर्मेटिव है। कंसिडर्ड मई ऑल्सो गॉन बेटा। आधा महीना आपके एग्ज़ाम्स में जाएगा, आधा महीना सदमे में जाएगा। कुछ लोगों का खुशी में भी जाएगा कि वो सेकंड इंटरनल में पास हो गए। मई भी गया, यू ओनली हैव जून, जुलाई, ओनली 2 months, टेक्निकली ओनली हैव 2 months। ऐसे तो अगस्त में भी क्लासेस होंगी। चलो देखते हैं व्हाट इज अ बायोकेमिकल इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म क्यों हो रहा है बेटा? देखो, एलिवेटेड सीरम कैल्शियम, लो टू नॉर्मल फॉस्फेट, लो टू नॉर्मल फॉस्फेट एंड एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन। एलिवेटेड, यहाँ पे पीटीएच का लेवल आपको एलिवेटेड मिला था। द पीटीएच लेवल वाज, यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन, सॉरी पैराथायरॉयड ग्लैंड जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही काम कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी और सेकेंडरी, इट इज़ प्राइमरी, इट इज़ प्राइमरी, क्योंकि कुछ सेकेंडरी रीज़न हमें मिल नहीं रहा है। देयर इज़ नो सेकेंडरी रीज़न इन्वॉल्व लाइक सर्जरी और एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। इट इज़ समवट वी कैन से इडियोपैथिक, अपने आप ही बढ़ रहा है। क्यों अभी हमें नहीं पता। आगे देखते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर कैल्सीमिया? एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कैल्शियम, पीटीएच डिपेंडेंट। प्राइमरली हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। रीज़न क्या क्या हो सकता है? एडेनोमा, हाइपरप्लेजिया एंड कार्सिनोमा। या तो ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, ग्लैंड में कुछ नोडुलर ग्रोथ है, और आइदर देयर इज कैंसर इन द ग्लैंड। कुछ भी हो सकता है। तीनों केसेस में क्या होगा बेटा? देयर इज ग्रोथ इन द पैराथायरॉयड ग्लैंड, देयर इज ग्रोथ इन द पैराथायरॉयड ग्लैंड। जाहिर सी बात है, जब साइज बड़ा होगा तो बेटा सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा। टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यूजुअली इन CKD। व्हाट इज CKD? क्रॉनिक किडनी डिजीज। कौन इसे कोरिलेट कर सकता है बेटा इस चीज़ को कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बेटा पीटीएच का लेवल बढ़ क्यों जाता है? वाई देयर इज एलिवेटेड पीटीएच लेवल इन क्रॉनिक किडनी डिजीज? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन क्रॉनिक किडनी डिजीज व्हाट एक्चुअली हैपन्स, देयर इज लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू डैमेज टू द किडनीज, ड्यू टू डैमेज टू द किडनीज। उस केस में क्या होगा बेटा? सीरम में कैल्शियम का लेवल गिरने लग जाएगा। देयर इज लो सीरम कैल्शियम लेवल। एज अ रिजल्ट इसका काउंटर में क्या बॉडी का रिस्पॉन्स होगा? बॉडी विल जनरेट मोर पैराथायरॉयड हार्मोन, देयर विल बी मोर जनरेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, इसलिए बेटा उसका लेवल एलिवेटेड आएगा। हालांकि पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, कोई न्यूप्लेजिया, कैंसर कुछ नहीं है। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रॉपरली काम कर रही है, लेकिन लेवल ज़्यादा है पीटीएच का। क्यों? क्योंकि बॉडी से कैल्शियम का लॉस होता जा रहा है। हो सकता है डाइट में भी कैल्शियम प्रॉपर हो, एब्जॉर्ब भी प्रॉपर हो, लेकिन ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज पीटीएच का लेवल एलिवेटेड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देख भाई, पीटीएच का काम है बॉडी का कैल्शियम पूरा करना। ठीक है, अब वो तो जारी है छोड़ छोड़ के, तो कहाँ से खींचेगा? हड्डी से ही तो खींचेगा। तो हड्डी से कतः खींचेगा जो तो ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, देन पीटीएच इंडिपेंडेंट मैलिग्नेंसी, PTHrP mediated bone metastasis,
भारी शब्द है, बस याद कर लो, ऑर्थो में आराम से पढ़ना, ठीक है, ऑर्थो मेडिसिन दोनों में आएगा, अभी लिख लो बस। बोन कैंसर वगैरह होता है ना, इट इज़ रिलेटेड टू दैट। एंड विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन मतलब जैसे विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक, ज़्यादा ले लिए एक्सीडेंटली या जानबूझ के, जो भी है, बॉडी में विटामिन डी का जनरेशन ज़्यादा हो, दैट्स व्हाई। ग्रैन्युलोमैटस, हाँ, ग्रैन्युलोमैटस डिजीज़, सार्कोइडोसिस, टीबी, इंक्रीज अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी। अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी कहाँ होता है? अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज लीवर में, किडनी में, कहाँ होता है अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज? कहाँ पढ़ा है इनफैक्ट अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज? वेयर यू हैव स्टडीड अल्फा-1 हाइड्रो, अरे कहाँ पढ़ा है अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज? अरे कहाँ होता है अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज बेटा? अभी पेपर में दिया है आपने, किसमें? अरे PKU में नहीं होता, कहाँ होता है प्रीतम? अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज कहाँ होता है, कहाँ पढ़ा है? अरे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में, विटामिन डी में। अब बोलो कहाँ होता है, लीवर में कि किडनी में? इट इज प्रेजेंट इन किडनीज। अरे एक्टिव फॉर्म इसी से तो आती है, कैल्सिट्रायोल, सब भूल गए हो। देन थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस का मीनिंग क्या होता है पता है? कुछ लोग हाइपर थायराइडिज्म को, याद रखना, हाइपो को नहीं, हाइपर थायराइडिज्म को भी थायरोटॉक्सिकोसिस कह देते हैं। मेडिसिन इंड्यूस्ड डैमेज टू थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो टर्म एज थायरोटॉक्सिकोसिस, and elevated level of T3 and T4 are also sometimes termed as thyrotoxicosis. All of that are correct. All of that. ऐसा नहीं कि कोई गलत है, तीनों को साइमल्टेनियसली यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडिंग आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है? तीनों चीज़ ठीक है। थायआज़ाइड डाययूरेटिक्स, थायआज़ाइड डाययूरेटिक्स किडनी पेशेंट्स को जो दिए जाते हैं, उस केस में भी बेटा ये देखा जाता है। एंड इमोबिलाइजेशन, खैर आप लोग तो डे स्कॉलर हो, आपका तो चलना फिरना हो जाता है, जो लोग हॉस्टल में होता है बेटा वो पढ़े ही रहता है। ऐसा आप लोग अपनी लाइफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो बेटा, दैट इज़ अ हॉस्टल लाइफ। पढ़े हैं तो पढ़े ही नहीं, देखना जाके कैसे जानवर रहता है, अजीब तरह के पढ़े ही रहता है। वो देखा ना, बड़ा अजीब जानवर है, जितना भी खिलाओ भूखा ही रहता है। हाउ डज PTH कॉज हाइपर कैल्सीमिया बायोकेमिकली? बेटा इसको ध्यान से समझो। PTH अरे मैं छोड़ दूंगा 4 मिनट, छोड़। PTH इंक्रीजेज बोन रीअब्जॉर्प्शन, बोन यानी कि ऑस्टोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, देयर विल बी बोन रीअब्जॉर्प्शन। जितना कैल्शियम और दैट फॉस्फेट कंटेंट इज देयर, इट स्टार्ट डिजॉल्विंग एंड comes in सीरम या यू कैन से ब्लड। इसमें एक एंजाइम की एक्टिविटी साइमल्टेनियसली और बढ़ जाती है, कौन सा? एसिड फॉस्फेटेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये आप लोग होमवर्क में देखेंगे। दोनों का जिसे कहते हैं अलग अलग असेसमेंट होता है, वन इज एसिड फॉस्फेटेज एंड वन इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। PTH एक की एक्टिविटी बढ़ाता है बेटा, देखना किसकी? रीनल ट्यूबुलर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, PTH also increases renal tubular calcium reabsorption, decreases phosphate reabsorption and increases activation of alpha-1 hydroxylase, जो विटामिन डी को बेटा कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव फॉर्म में, जिससे क्या होता है बेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। Then what is the role of phosphate in this diagnosis? Low serum phosphate support PTH mediated hypercalcemia.
PTH decreases proximal tubular phosphate reabsorption, hypophosphatemia. What additional test can be done to confirm the diagnosis? इसके अलावा क्या टेस्ट किए जा सकते हैं, देखते हैं. नेक अल्ट्रासाउंड एंड सिस्टामिबी स्कैन फॉर लोकलाइजिंग पैराथायरॉयड एडेनोमा. USG वगैरह कर लेते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई कार्सिनोजेनिक या कोई और हाइपरप्लेसिक ग्रोथ तो नहीं है. हर ग्रोथ बेटा कैंसरस या मैलिग्नेंट या बेनाइन नहीं होती. कई बार अपने आप ही साइज़ भी बढ़ जाता है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, स्प्लीनोमेगेली होता है, हेपेटोमेगेली होता है. इससे ये तो चलो ऑर्गन्स हो गए, ग्लैंड्स में भी बेटा साइज़ बढ़ जाता है. देन 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम टू रूल आउट फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया. नाम याद कर लीजिए, मोर देन इनफ. नहीं भी करेंगे चल जाएगा. हाउ डू यू मैनेज हाइपरकैल्सीमिया इन दिस केस? अभी ये हाइपरकैल्सीमिया का केस था, तो देखते हैं इसको मैनेज कैसे किया जाएगा. हाइपोकैल्सीमिया को कैसे मैनेज किया था बेटा? एडमिनिस्टरिंग इंट्रावेनस कैल्शियम, दैट वाज एक्यूट, एकदम एक्यूट ट्रीटमेंट था, विद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ ECG ऑफ द पेशेंट. ओके. और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कैसा था? जो हाइपोपैराथायरॉयड केस था हमारा, by continuously giving calcium oxalate and calcium, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म वो था. इमीडिएटली तो कोई पेशेंट आ रहा तो सबसे पहले आपको उसका कैल्शियम ही करेक्ट करना है IV से देके. अब इसका देखते हैं, अगर कैल्शियम बढ़े हुए का केस आ जाए तो कैसे ट्रीट करेंगे इसको. इनिशियल एक्यूट, सबसे पहले फ्लूइड्स यानी कि नॉर्मल सलाइन चढ़ाना पड़ेगा. क्यों नॉर्मल सलाइन चढ़ाना पड़ेगा बेटा? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है. सबसे पहले हमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना है. क्या बढ़ाना है? ताकि कंसंट्रेशन घटे. कंसंट्रेशन घटे. सीधा ही कैल्शियम को रिमूव करना शुरू मत कर देना. पूछो क्यों? किसके दिमाग में घंटी बज रही है? वाई वी शुड नॉट जस्ट इमीडिएटली स्टार्ट करेक्टिंग कैल्शियम. जैसे ही बेटा ये विल्सन्स डिजीज़ में भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको. जैसे ही बेटा ब्लड से एकदम से कैल्शियम हटना शुरू होगा, उसके रिस्पॉन्स में और ज़्यादा PTH निकलेगा और ज़्यादा बोन रीएब्जॉर्ब होगी और ज़्यादा इनफैक्ट कैल्शियम बढ़ जाएगा. जैसे विल्सन्स डिजीज़ में याद है, इमीडिएटली कॉपर चिलेटिंग एजेंट्स हम डालते थे तो ब्लड से कॉपर गायब हो जाता था, मतलब कम हो जाता था. इमीडिएटली क्या होता था बेटा? हेपेटिक कॉपर स्टोर्स जितने होते थे, लीवर एकदम से, विच वॉज वर्सनिंग द सिम्टम्स ऑफ विल्सन्स डिजीज, विच वॉज कॉल्ड ट्रीटमेंट पैराडॉक्स. क्या क्या कहा था इसे? ट्रीटमेंट पैराडॉक्स. याद आया? ये विल्सन्स डिजीज में देखा था हमने. नाउ लूप डायूरेटिक्स आफ्टर हाइड्रेशन, यानी कि ज़्यादा मतलब यूरिनेशन हो. ज़्यादा यूरिनेशन होगा तो क्या होगा बेटा? ज़्यादा कैल्शियम बॉडी से नेचुरली रिमूव होगा. नेचुरली, याद रखना, स्टडीली. Then bisphosphonates if severe, मान लो कैल्शियम लेवल बहुत ही ज़्यादा है, it has reached or even crossed the critical levels, तो हम फिर ये देंगे bisphosphonates. Then after that calcitonin. Calcitonin हार्मोन होता है बेटा, which is antagonistic to PTH. Okay. Then definitive management या long term management, पैराथायरॉयडेक्टोमी. यहाँ पे हम चाहते ही हैं कि आप पैराथायरॉयड को काट दीजिए, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी बना रहा है, जिससे समस्या आ रही है. अब तो हम चाहते हैं इसको डैमेज कर दीजिए, काट दीजिए, ताकि ये लेवल थोड़ा कंट्रोल में आ जाए. ओके. So this ends with today's class. Any questions?